हेलो गाइस, स्वागत है आपका द प्राइम स्टेप पे। और आज हम बात करने वाले हैं गिट के बारे में। तो ये वीडियो बेसिकली बहुत ज़्यादा बिगनर्स के लिए है। जैसा कि हम ज़्यादातर वीडियोस में कहते भी हैं कि हम अभी फ़िलहाल बहुत बेसिक्स पे फोकस ही कर रहे हैं ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में। तो इस वीडियो में हम गिट के बारे में, गिटहब के बारे में सीखेंगे और फंडामेंटल सीखेंगे। गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गिट इंटरनली भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ है पढ़ने के लिए। डीएसए का काफ़ी सारा अच्छा इंप्लीमेंटेशन उसमें समझ में आता है कि ओके हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पर डीएसए देखो गिट में कितना लगा है। और खैर अभी फ़िलहाल हम इसको एक प्रैक्टिकल यूज़ केस की तरह देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, एकदम नए इंसान हैं, एकदम अभी आपने स्क्रैच से स्टार्ट करा है कोड को लिखना वगैरह, कोडिंग करना, तो आप कम से कम डेली लाइफ में गिट को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने लग जाओ। गिटहब के साथ आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। बाकी जैसे जैसे आपकी कोडिंग की जर्नी अभी बढ़ेगी, हम और वीडियोस लेके आएंगे जिसमें गिट को और ज़्यादा डेप्थ में, गिटहब को और ज़्यादा डेप्थ में, गिट की इंटरनल वर्किंग को हम धीरे धीरे करके समझाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं रखना चाह रहा हूँ इसको कि कोई 2-3 घंटे का वीडियो हम बनाएं अभी इस पर, बट अभी हम इसको बहुत छोटे से वीडियो में कवर करेंगे कि क्या क्या बेसिक्स हैं गिट के। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गिट यानी कि GIT और गिटहब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको हम समझते हैं। ठीक है, गिट यानी कि GIT स्पेसिफिकली इसका ऐसे नाम का कोई फुल फॉर्म या ऐसे कोई इसका कोई मतलब नहीं है। ब्रिटिश स्लैंग में इसको कहते हैं कि केम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि इसको जो बनाने वाले इंसान हैं लाइनस टॉरवल्ड्स, जो कि लिनक्स के भी क्रिएटर हैं। हाँ जी, लिनक्स यानी कि जो आपका बहुत फेमस कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो उसके जो क्रिएटर हैं लाइनस टॉरवल्ड्स, उन्होंने ही इसे बनाया है। और वो एक बहुत ही एक्सीडेंटल क्रिएशन था, क्योंकि जब वो लिनक्स को बना रहे थे उस दौरान उन्हें बहुत सारे कोड को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती थी कि भाई मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा, उसका मैं ट्रैक रखूं। और जिस सॉफ्टवेयर का वो इस्तेमाल किया करते थे अपने काम को ट्रैक में रखने के लिए, वो सॉफ्टवेयर किसी वजह से बंद हो गया और वो काम नहीं हो पा रहा था उनका। तो करीब 10 दिनों में उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में सोचा। इस गिट को उन्होंने बनाया कि भाई चलो अब क्या करें, कुछ नहीं है तो खुद ही बना लेते हैं। तो केम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वहाँ से उन्होंने रखा। और बड़े बेबाक किस्म के इंसान है वो, कि मतलब बिल्कुल जो कहना है वो कहना, हमेशा उनका वही रहता है। बहुत ही रेप्यूटेड इंसान है हमारी कम्युनिटी में। उनके इंटरव्यूज़ देखने लायक होते हैं, आप भी देखा करें, चीज़ें नॉलेज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब जो गिट है, जैसा कि हमने समझा कि वो कोड के वर्जन्स को, ट्रैक को रखने के काम आता है। क्या मतलब इस बात का? लेट्स इमेजिन आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज का फ़र्क नहीं पड़ता, आप वेब डेवलपर हैं, आप AI सीख रहे हैं, आप डेटा साइंटिस्ट हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं कोडिंग रिलेटेड, तो आपको अपने काम को लगातार चेंज करना होता है, राइट। आपने आज कुछ लिखा है, फिर आप उसमें कुछ और नई चीज़ें कल को लेके आओगे, थोड़ा आप उसमें और इम्प्रूवमेंट करोगे, थोड़ा आप उसमें और एक्स्ट्रा कुछ ऐड करोगे, कुछ चीज़ें हो सकता है बदल दो कि पहले जैसी थी अब वैसी नहीं, उसको चेंज करके कोई नया फीचर बना लिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, अब वेबसाइट में नेविगेशन बार में बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, तो आपको लगा कि नेविगेशन बार के ऑप्शंस को कम कर देते हैं, एक साइड बार बना देते हैं, या नेविगेशन बार हटा ही देते हैं, सीधा साइड बार ही बना देते हैं, या चलो थीम अपडेट करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वेबसाइट के अलावा ये काम AI में भी हो सकता है, कुछ ना कुछ बदलेंगे तो सही आप, राइट। तो अपने कोड में आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। और अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो, प्रोडक्ट बड़ा हो, तो फिर तो ये चेंज बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल्स पे होता है, और कई बार तो बहुत लोग मिल के करते हैं। तो इस बात का ट्रैक कैसे रखा जाए कि किस इंसान ने कब क्या चेंज किया था। और कभी अगर किसी पुराने कोड को देखने की बात आए तो हम कितना ही Ctrl-Z करेंगे। Ctrl-Z थोड़ी देर तक का हो सकता है, आप 4 साल पुराना तो Ctrl-Z नहीं कर पाओगे। Ctrl-Z कर करके थोड़े घंटे पहले तक का कोड निकाला जा सकता है, कई बार चलिए कुछ दिन पहले तक का कोड निकाला जा सकता है, बट आप 2 साल पहले क्या लिखा था किस इंसान ने, अगर बहुत सारे लोग हैं तो वो नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो गिटहब इन्हीं चीज़ों में आपकी मदद करते हैं। गिट आपके लैपटॉप में लोकली ऑफलाइन आपके कोड का ट्रैक रखता है, और एक बार आपने अपने लैपटॉप में ये पूरा प्रोजेक्ट बना लिया और उसका पूरा गिट ने हिसाब किताब रखा हुआ है कि किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट में आपने कोड में क्या क्या चेंज कहा था कि सेव करके रखो या ट्रैक करके रखो, तो आप इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑनलाइन पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं गिटहब पे। गिट इज काइंड ऑफ गैलरी जो आपके फ़ोन के अंदर आपकी चीज़ों को मेंटेन करती है, आपके फोटोज़ को दिखाती है, वो आपके फ़ोन के अंदर है। और गिटहब इज काइंड ऑफ गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज़
जिस पर आप पब्लिश कर देते हैं तो फिर अब आप आपके फ़ोन को डिलीट भी कर दो, फ़ोन में कुछ हो भी जाए तो भाई ऑनलाइन क्लाउड पे तो पड़ा रहेगा, राइट। अब उसे आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो सकता है प्राइवेट भी रखो, राइट। तो थोड़ा बहुत आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि गिट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और गिटहब उसको पब्लिश करने की, डिप्लॉय करने की एक जगह है। अब गिटहब कोई इकलौती चीज़ नहीं है जहाँ पर आप अपने गिट से कंट्रोल या मैनेज किए हुए प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स को आप पब्लिश कर सकते हैं। आप गिट लैब भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप बिट बास्केट भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, बट मेनली गिटहब बहुत फेमस है। अब देखिए, पहले लोकली अपने कंप्यूटर में एक बार आपने गिट को इंस्टॉल कर लिया, जो कि बहुत सिंपल सा काम है, बस गिट की वेबसाइट पे जाना है और जैसे कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, नथिंग फैंसी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हम स्क्रीन पे चलते हैं अपनी, और यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही ब्लैंक खाली सा फोल्डर है, लेट्स लर्न गिट, है ना। और मैं इस ब्लैंक फोल्डर को अपने VS कोड में यहाँ पे खोल लेता हूँ। सो हमें से ज़्यादातर लोग VS कोड पे ही वैसे भी काम कर भी रहे होंगे, तो मैंने इसको भाई यहाँ पे खोल लिया। तो ऐसा मैं जूम कर दूँ इसको आपके लिए, और चलिए भाई, अब देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अब एक बात करें कि आखिर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, क्योंकि अगर मैं पाइथन लिखूं तो हो सकता है जावा वाले बोलें कि अरे सर आपने तो फिर हमारा ध्यान नहीं रखा। जावा लिखूंगा हो सकता है जावास्क्रिप्ट वाले बोले। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि गिट पढ़ाते समय इस बात का कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन सी लैंग्वेज का कोड लिख रहा हूँ, बट भाई एक बहुत ही नया इंसान आसानी से कन्फ्यूज़ हो जाता है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम यहाँ टेक्स्ट फाइल लिखेंगे साहब, क्या है, लिखना ही है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए टेक्स्ट में लिखेंगे, हाय हेलो में बात करेंगे, किसी लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करेंगे। अब वो आप अपने हिसाब से किसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे बना लेता हूँ main.txt। अब आप इसकी जगह पे भाई कुछ भी बना सकते थे, आप बना सकते थे main.java, main.py, main.html, main.js, main.kotlin, कुछ भी हो सकता था, पर ठीक है भाई टेक्स्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमें तो लिखने से मतलब है, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अब वो पाइथन का टेक्स्ट हो या जावा का क्या फर्क पड़ता है, गिट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो इमेजिन कीजिए, देखिए हम करते करते सीख जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा कि हेलो दिस इज माय कोड, ओके नाइस। अब मैंने एक काम किया, मैंने कहा कि भाई देखो ये जो है मैंने लिख लिया है, ये मैंने कुछ बनाया है, ये कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है, कोई गेम है, कुछ भी है, और मेरा जो काम है ये मैं यहाँ पर इसको मानता हूँ कि थोड़ा सा पहला पड़ाव मेरा हो गया है, और मैं चाहता हूं कि इसको जो है गिट याद रखे। कभी अगर मैं इस कोड में कुछ गड़बड़ भी कर दूं तो मैं इस पॉइंट पे वापस एक टाइम मशीन के थ्रू वापस आ सकूं कि हाँ भाई अरे कुछ गड़बड़ भी हो गई तो ये वाला कोड तो कहीं नहीं जाना चाहिए। तो मैं कैसे बोलूं गिट को इंस्टॉल, तो मैंने कर लिया है अपने लैपटॉप में गिट को, जैसे कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है, मैंने कहा गिट की वेबसाइट पे जाकर के हो जाएगा। बट अब मैं इसको कैसे बोलूं कि हाँ भाई गिट आ जाओ और मेरे इस कोड का ध्यान रखो, तो कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू प्रेस Ctrl+J, और अगर आप मैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे केस में वो Command+J होगा, और यहाँ पे आपको एक टर्मिनल दिखाई देगा, राइट। कई बार वो Ctrl+Escape भी होता है, कई बार वो यहाँ से भी आप न्यू टर्मिनल वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो टर्मिनल यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट, CLI है ना, ये हमको इसको इस्तेमाल करना है। मैं आपको कमांड सिखाना चाह रहा हूँ, ऑल्दो VS कोड में हमारे पास इसके लिए शॉर्टकट्स हैं, बट आई विल प्रेफर कि पहले आप कमांड सीखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको यहाँ लिखना है गेट इनिट, जिसका मतलब होता है गेट इनिशियलाइज। मैंने इसके लिए PDF भी बनाई है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें गिट की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स और एक लेमैन एक्सप्लेनेशन है, बेसिक स्क्रैच से लिखी हुई एक्सप्लेनेशन है, जिसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए, है ना। पर ठीक है, फिलहाल हम प्रैक्टिकल्स ही पे ध्यान देंगे। तो गेट इन इट मैंने यहाँ पे लिखना है, विच मीन्स गेट इनिशियलाइज, जिसका मतलब है कि गिट नाम की चीज इस प्रोजेक्ट में, इस फोल्डर में आ जाएगी, ऑन हो जाएगी, और वो रेडी हो जाएगी कि हाँ भाई बताओ किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन सी फाइलें हैं जिसका ध्यान रखूँ मैं, आ गया हूँ मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में, तो मुझे गिट को स्टार्ट करना है, तो मैं लिखूंगा गेट इनिट। तो ये मैंने भाई यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसा करते से ही यहाँ आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐसे कोई खास चेंज नहीं दिखाई देगा, ना आपको कोई चीज़ दिखाई देगी, पर थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाएं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो इंटरनली ये जो फोल्डर है हमारा लर्निंग गिट, जिसमें अभी हमने ये main.txt बनाया है, इसमें इंटरनली एक हिडन फोल्डर बन गया होगा विच इज कॉल्ड .git। अक्सर डॉट लगी चीज़ें हिडन होती हैं, तो .git नाम का एक फोल्डर बन गया होगा, और उस फोल्डर में ही गिट अपनी सब चीज़ों को ध्यान में रखेगा, जो भी ट्रैक करेगा उसको वो उसके सारे रिकॉर्ड्स को वहीं रखेगा। वो डिलीट हो गया मतलब गया सब कुछ, पर खैर वो हिडन होता है, इतनी आसानी से आपको दिखेगा भी नहीं, ऑल्दो देख तो सकते ही हैं, पर ठीक है, ज़्यादा हम उतना भी डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, ज़रूरत नहीं है फिलहाल एज अ बिगिनर, बाकी धीरे धीरे जाना पड़ेगा। तो अब गिट इनिट लिखने के बाद गिट इनिशियलाइज हो गया है, गिट स्टार्ट हो गया है, और अब हमें क्या करने की जरूरत है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिट स्टेटस।
विच मीन्स गिट क्या स्टेटस है मेरे प्रोजेक्ट का, गिट क्या स्टेटस है मेरे प्रोजेक्ट का, प्लीज़ मुझे बताओ कि कौन कौन सी फाइलें हैं यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, क्या क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है इस प्रोजेक्ट में। तो गिट बोलेगा ओके, आपने गिट स्टेटस कमांड मुझे कहा चलाने को और मैं इस प्रोजेक्ट में आ गया हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है एज यू कैन सी कि गिट आपसे कह रहा है कि भाई मैं आ गया हूँ इस प्रोजेक्ट में और मुझे main.txt नाम की कोई फाइल दिखाई दे रही है जो ऑब्वियसली तुमने बनाई है और इस फाइल को मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए अनट्रैक्ड फाइल्स, तो आपके प्रोजेक्ट में जितने फोल्डर, जितनी चीज़ें, जितनी फाइल्स होती, गिट आने के बाद कह रहा है ओके मैं आ गया हूँ इस प्रोजेक्ट में और मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब बताओ इसमें से किस किस फाइल का मैं रिकॉर्ड रखना शुरू करूँ, ताकि अगर तुम उसमें कुछ चेंज करो और तुम्हें लगे कि वापस पीछे आने की जरूरत है तो तुम कह सको कि हाँ भाई चलो बताओ, है ना, कि वापस मेरे को पुराना वाला कोड दो या और भी जो फीचर्स उसका इस्तेमाल कर सको। किन किन फाइलों को मैं ध्यान में रखना शुरू करूँ, तो किन किन फाइलों का ट्रैक रखना शुरू करूँ। तो कैसे बोलेंगे कि गिट मेन को ध्यान में रखना, अब आगे से मेन में कुछ चेंज करूं और जब बोलूं कि इसको सेव कर लो तो सेव करना, मेन की बात करूं तो बड़ा आसान काम है। वी हैव टू राइट गिट ऐड एंड उसके बाद हमें अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो वी कैन राइट गिट ऐड main.txt। यहाँ अगर बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारे फोल्डर्स हों तो गिट ऐड डॉट भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि प्रोजेक्ट में जितने फोल्डर हैं, जितनी फाइलें हैं, डॉट लिखने का मतलब हो गया सबको ही तुम ध्यान में रखो गिट, और अगर कोई स्पेसिफिक को करना है तो main.txt। ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं। और अब वापस से गिट स्टेटस चला के देखेंगे तो आप देखिए वही चीज़ आ रही है कि अब वो कह रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, और वो आपसे कह रहा है कि भाई उसी चीज़ को कि न्यू फाइल main.txt काइंड ऑफ ग्रीन कलर में। क्या मतलब है सर इन बातों का? बेसिकली गिट ने अब इस फाइल का ट्रैक रखना शुरू कर दिया है। ओके, दैट साउंड्स नाइस। क्या मतलब है इस बात का? लेट्स से मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ और लेट्स से मैंने लिखा कि ओके लेट मी ऐड अ न्यू फंक्शन, लेट्स से F1। तो मैंने अपने कोड में थोड़ा सा और चेंज किया, थोड़ा और जावा लिख दिया, थोड़ा और पाइथन लिख दिया, थोड़ी और फाइल जो है इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। और मैं क्योंकि गिट जो है main.txt का ध्यान रख रहा है, उसको पता है कि अब मुझे main.txt को ट्रैक करना है, तो यू कैन सी कि वो यहाँ पर एक ग्रीन कलर से, इनफैक्ट VS कोड इसमें आप कह सकते हैं कि उसमें हमारी मदद कर रहा है, वो यहाँ पे हमको एक ग्रीन कलर से एक छोटा सा एक बार दिखा रहा है कि ओके आपने यहाँ पे कोई कोड नया लिखा है, क्योंकि जब आपने मुझे ट्रैक रखने को कहा था तब की फाइल में और तब के कोड में और अभी के कोड में ये नया है, या पहले नहीं था, अभी आपने नया लिखा है। और अगर आप इस चीज़ को और डिटेल में देखना चाहते हैं, यू कैन एक्चुअली राइट गिट डिफरेंस, शॉर्ट में गिट डिफ, और जब आप इसको एंटर करेंगे तो यू कैन सी कि भाई देखिए आपने main.txt में हेलो दिस इज माई कोड, ये तो था ही, उसके अलावा आपने हेलो दिस इज माय कोड के साथ साथ ओके लेट मी ऐड अ न्यू फंक्शन F1 ये नया लिखा है ना। तो वो बता रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, और अगर मैंने कुछ हटाया होता तो वो भी दिखाता कि माइनस आपने ये जो है चीज़ें हटाई हैं कोड से। ओके, ट्रैक तो वो रख रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई गिट, थैंक यू तुम्हारा कि तुम ट्रैक रख रहे हो, लेकिन अब ट्रैक रखने के साथ साथ एक काम करो, इस फाइल को एक स्नैपशॉट की तरह, एक स्क्रीनशॉट की तरह याद रख लो, परमानेंटली सेव कर लो कि जो अभी मैंने कोड लिखा है अब इसको तुम एकदम रट्टा मार लो। कभी मैं फ्यूचर में बोलूं कि यार याद है तुम्हें एक दिन मैंने ऐसा ऐसा कोड लिखा था, तो तुम मुझे वो वाला कोड निकाल के दिखा देना, या मुझे इसका कोड या तो रीसेट करके दे देना या बस दिखा देना, राइट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। फ्यूचर में हो सकता है मैं कुछ इस कोड में गड़बड़ कर दूं और मुझे लगे अरे यार अब तो बहुत गड़बड़ हो गई यार, अब 4 दिन से मैं इस नए फीचर को बना रहा हूं और ये तो बना ही नहीं, मुझे पुराना वाला कोड वापस दिखाओ या पुराना वाला कोड वापस चाहिए, तो मैं Ctrl+Z नहीं कर पाऊंगा, तुम मुझे ये कोड वापस निकाल के दे देना। तो कैसे बोलेंगे आप गिट को इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए? एक्चुअली में स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, वी कॉल दैट ऐसा स्नैपशॉट, ऐसा बोल सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसको हम बोलते हैं गिट को बोलना कि सेव करें। हम तो सेव करते ही हैं, हमारा सेव तो कोई, हमको मालूम है कि क्या होता है, हमें गिट को कहना है कि सेव करो, चेक पॉइंट लगा दो। हम इसे और टेक्निकल लैंग्वेज में टर्म में कहते हैं कमिट करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट कमिट, और फिर हमें क्योंकि बहुत सारे अभी हम कमिट्स करते जाएंगे और चेंज करेंगे, बोलेंगे ये भी याद रखना, और चेंज करेंगे बोलेंगे ये भी याद रखना, तो हर कमिट का एक मैसेज देना चाहिए, विच इज कुछ इस तरीके से कि -m या -m आप कहिए मैसेज, और इन्वर्टेड कॉमा में डबल कोट्स में यू कैन राइट द मैसेज। मैं कहता हूँ V1 स्टैंड्स फॉर वर्जन 1 स्पेसिफिकली। तो मैंने अब एंटर का बटन दबाया और आप देखेंगे कि वो आपसे कह रहा है कि भाई क्रिएटेड अ नोड main.txt, और ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो ये यहाँ पर लेट मी ऐड
अ न्यू फंक्शन F1 लिखा था जिस पे एक ग्रीन कलर का आ रहा था एक बार, और गिट स्टेटस लगा करके या गिट डिफरेंस लगा करके मैंने आपको दिखाया था, वो अभी भी दिखा रहा है कि देखिए साहब, मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया है जब आपने पहली बार गिट ऐड डॉट किया था तब का लिया है। आपने कोड में जो चेंज किया उसके बाद आपने दोबारा गिट ऐड नहीं चलाया, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। अगर आप देखें मैं यहाँ पर एक चीज़ कर सकता हूँ विच इज़ गिट लॉग, जो दिखाएगा कि कितने कमिट किए हैं। तो आप देखेंगे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि सत्यम राणा नाम के एक इंसान ने, जिसका ईमेल आईडी ये है, ये भी ऐड करना पड़ता है, देखते हैं, संडे को Feb 15 को इतने बज के इतने मिनट पे V1 करके जो है कुछ वर्जन बनाया है और कुछ काम किया है। आप देख सकते हैं कि इस कमिट की एक आईडी भी है ना। ओके, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। लेट्स से गेट रीसेट डैश डैश हार्ड, मैं इस कमांड पे भी बाद में आऊँगा, और यहाँ पे मैं उस आईडी को डाल देता हूँ। और मैं जैसे ही ऐसा करूँगा आप देखेंगे, जस्ट अ सेकंड, मैंने रीसेट की स्पेलिंग गलत कर दी है, गिव मी अ मोमेंट, हाँ जी, रीसेट, एंड आप देखेंगे वो वापस पहले जैसा हो गया। क्योंकि जब मैंने कोड में ये फीचर ऐड किया था तो मुझे इसे वापस से ऐड करना चाहिए था। तो जब भी अपने कोड में कुछ चेंज करें, गिट उसका ट्रैक रखेगा कि ओके आपने क्या चेंज किया है, ये चेंज किया है, और मैं कह रहा हूँ गिट मैं इस चेंज से खुश हूँ, प्लीज इस चेंज को भी याद रखो, इसको मैं कमिट करना चाहता हूं। तो गिट ऐड आपको वापस करना है, जिससे ये कोड, जिससे ये जो हमारा पूरा काम है एक तरीके से ट्रैक में आ जाएगा। गिट समझेगा कि ओके ठीक है, समझ आ गया कि गिट ऐड डॉट लिखिए, गिट के बाद आप अपनी फाइल का यहाँ पे जो भी नाम है आप वो डाल दीजिए। गिट ऐड नहीं लिखा मैंने, हाँ जी, तो बस गिट को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, ये जो कोड है मुझे इसको वापस से ट्रैक में रखना है। तो कमिट करने से पहले आपको वापस से ऐड करना है। और चलिए मान लीजिए मैं वापस से कमिट करता हूँ, मैंने कहा -m और वो डिलीट हो गया होगा V1, और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास V1 करके एक वापस से कमिट आ गया। मैंने गिट लॉक किया, मुझे V2 करना था, माय बैड, V1 तो हम कर ही चुके थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो V1 आ गए हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मेरे दिमाग में था कि मैंने शायद V0 किया है, बट वो V1 मैंने पहले ही कर दिया था। नॉट अ बिग डील, कमिट का मैसेज ऑल्दो अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ नहीं करी मैंने, बट ध्यान दीजिएगा आप इस चीज़ पे। तो अब क्या हुआ है कि हमारे पास दो कमिट्स आ गए, दोनों की आईडी अलग है, मैसेज सेम हो गया है बस बाय मिस्टेक, नॉट अ बिग डील। बट अब क्या हुआ कि आपके पूरे कोड में 2 गिट के वर्जन्स आ गए हैं। अब दोनों वर्जन्स में, एक वर्जन में आपके पास वो वाला वर्जन है जिसमें ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई है, एक वर्जन है जिसमें ये लाइन लिखी हुई है। लेट्स इमेजिन, इस चीज़ को हम एक बार वापस से समझेंगे। मान लीजिए आप अपने पूरे प्रोजेक्ट से गिट को पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं, तो मैक पे इसके लिए बड़ी सिंपल, या लिनक्स पे इस पे बड़ी सिंपल सी कमांड है कि गिट, आप गिट भी क्या, आप rm-rf.git लिख सकते हैं, और विंडोज़ पे आप सिर्फ rmdir.git लिखेंगे और तो .git वाला जो फोल्डर है वो रिमूव हो जाएगा। आप मैन्युअली भी जाके ये काम कर सकते हैं। तो गिट का पूरा फोल्डर ही खत्म हो गया। अब इस प्रोजेक्ट में गिट नहीं है, ये प्रोजेक्ट नॉर्मल हो चुका है। हम जानते हैं हमें क्या करना है, हमने कहना है गेट इनिट। इससे क्या होगा, गिट वापस से इनिशियलाइज होगा, गेट इनिट। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, गेट इनिट। ओके, इसके अलावा हमें लिखना है गेट ऐड, ताकि वो हमारी इस फाइल का ट्रैक रखने लग जाए। एंड देन वी कैन ऐड गेट कमिट -m, और मैंने कह दिया V1। तो अब ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया है मैंने। मैं गेट लॉक करूंगा, पुराना सब कुछ डिलीट कर दिया, वापस से एक नया हमने प्रोजेक्ट एक तरीके से वापस से गेट उसमें ऐड करा। ये हमारा वर्जन 1 है। मैंने कहा चलो भाई इस वर्जन 1 में मैं कुछ चेंज करता हूँ, तो मैंने इस फंक्शन को चेंज करके कुछ और कर दिया, इसमें कुछ नई फीचर्स ऐड कर दिए, थोड़ा मैंने नया कोड लिखा, मैंने थोड़े और प्रोग्राम ऐड कर दिए अपने प्रोजेक्ट में। मुझे वापस से क्या करना होगा, मैं कहूँगा गेट ऐड डॉट, वापस से ऐड करना है मुझे। मैं बोलूँगा गेट कमिट -m, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, -m जिसे आप कहते हैं, मैं करूँगा V2, यानी कि वर्जन 2। ये एक मेरे पास चीज़ आ गई। क्या ही लिख रहा हूँ आज मैं, पता नहीं क्यों इतने स्पेल्स मैंने मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गेट कमिट V2। इसके अलावा हम एक काम करते हैं, हम एक बार ये प्रोसेस और करेंगे। मैंने कह दिया F3, वापस से वी हैव टू राइट गेट ऐड डॉट, वी कैन राइट गेट कमिट -m, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V3 एंड डन। ओह गॉड ठीक है, गेट कमिट, ठीक है। चलिए गेट लॉग लिखते हैं एंड हियर वी गो। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ऑब्वियसली एक ही डेट पे बहुत सारा काम ने हमने किया, छोटा छोटा। अब
बड़े प्रोजेक्ट्स में ये डेट हो सकता है अलग अलग होगी कि यहाँ पे थोड़ा काम इस दिन किया था, दूसरे दिन थोड़ा काम किया था। तो वी हैव वर्जन 3, वी हैव वर्जन 2 एंड इसके नीचे आप देखेंगे वी हैव वर्जन 1। अब मान लीजिए कि मुझे मन हो रहा है कि ओके ज़रा मैं पुराना वाला कोड जो है वापस से लेके आना चाहता हूँ, इस वाले कोड में मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे V3 बनाना ही नहीं था, मैंने गड़बड़ कर दी। तो अभी तो चूंकि एक फाइल है और एक ही फाइल में बहुत छोटा सा कोड है, आप में से कोई बिगिनर बोल सकता है सर क्या मतलब है, हाथ से हटा दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, सैकड़ों फाइल्स होती हैं, हजारों लाइन का कोड होता है, तब एक एक चीज को हाथ से नहीं हटा सकते ना। अभी तो एक लाइन है, दिस इज फंक्शन 3, ओके लेट मी ऐड अ न्यू फंक्शन F3। आप कह रहे हैं कि सर पुराना कोड चाहिए, लीजिए हटा दीजिए, हो गया पुराना कोड। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा ना, इतना सा कोड नहीं होगा, आपके पास बहुत सारी फाइलें होंगी, उसमें बहुत सारा कोड होगा, और तब ये सारी चीज़ें पहले जैसा करने के लिए गिट ही आपकी मदद करेगा। कैसे? तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपल काम करना, नथिंग बेसिकली। मान लीजिए कुछ झंझट नहीं लेते, एक नया टर्मिनल खोल लेते हैं। मैंने कहा गेट और मैंने कहा रीसेट, और रीसेट का क्या मतलब है कि मुझे वापस से पहले जैसा करके दो। तो मैं यहाँ पे रीसेट लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे डैश डैश लगाऊंगा, हाइफन हाइफन। आई कैन रीसेट सॉफ्टली, जिसका मतलब होगा कि मुझे बस पुराने वाले कोड को दिखा दो, आगे का डिलीट मत करना। और अगर मैं हार्ड रीसेट करता हूं तो आगे जो मैंने वर्जन्स बनाए थे वो डिलीट हो जाएंगे, और मुझे हार्ड के बाद उस कमिट की आईडी लिखनी है जिस कमिट पे मैं वापस जाना चाहता हूं। तो कमिट्स मैंने क्या क्या किए हैं, कैसे दिखाई देंगे, गिट लॉग से। तो गिट लॉग मैंने लिखा, लेट्स से कि मैं जो है यहाँ पे V2 पे जाना चाहता हूँ, मेरा मन है कि भाई ये जब मैंने ये फंक्शन 3 नहीं बनाया था तब वाले कोड पे मुझे वापस लेके चलो। तो मैंने इस कमिट को कॉपी किया, और तो आप उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग का हिस्सा भी कर सकते हैं, पर ठीक है। और मैंने यहाँ पे जाकर के कहा गेट रीसेट, जैसा मैंने आपको समझाया, और गेट रीसेट लिखने के बाद हम हाइफन हाइफन लिखेंगे। लेट्स से हार्ड करते हैं एक बार यहाँ पे, और हार्ड लिखने के बाद वी कैन राइट द कमिट आईडी। और ऐसा जैसे ही मैं करूँगा आप कोड देखिएगा, देखिए हम उस वेरिएंट में, उस वेरिएशन में पहुंच गए ना, उस वर्जन में पहुंच गए जब वो कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो अगर आपके पास बहुत सारी फाइलें होती, वो फाइल ही चली जाती, उन फाइलों का कोड चला जाता, राइट। अगर आप सॉफ्ट रीसेट करते तो आपके पास एक ऑप्शन था कि आप वापस से उस वर्जन को लेकर के आ जाएं। और हार्ड करने का मतलब है कि भाई मुझे अब नहीं चाहिए नया वाला कोड, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, मैंने ब्लेंडर कर दिया, वापस पहले जैसा करो और मुझे नया कोड कभी नहीं चाहिए होगा। सॉफ्ट का मतलब है कि ओके वापस चलो, बट जरूरत पड़ेगी तो हम जो लिख चुके थे हमको वो वापस भी चाहिए होगा, तो यू कैन प्ले अराउंड इट। अब एक बात देखिए, आई होप सो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, और कमिट्स के मैसेज अच्छे दीजिएगा, वो V1 मत कीजिएगा। ओके, पॉइंट क्या है, अब V1 तो नाम ही अच्छा नहीं है, प्रॉपर मैसेज दें, क्योंकि अभी हमको प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं दे रहे, V1 V2 वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 ऐसे दे रहे हैं। प्रोजेक्ट्स के हिसाब से मैसेज दीजिए। बहुत सारा लंबा चौड़ा कमिट एक साथ नहीं करना चाहिए कि एक साथ 100 फाइलों में चेंज कर दिया, 1000 लाइन का कोड लिख दिया और फिर उसके बाद कमिट कर रहे हैं। नहीं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। कमिट की हिस्ट्री, कमिट का जो एक पूरा एक तरीके से टाइमलाइन होती है, उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए कि थोड़ा सा कोई काम अपडेट करा, एक प्रॉपर एक फंक्शन में कोई चीज़ चेंज करी, फिर उसे कमिट किया। फिर अगर कोई दूसरे जॉनर का काम कर रहे हैं, दूसरी किसी फाइल में कोई दूसरी चीज़ अपडेट कर रहे हैं, उसका कमिट अलग रखिए। बहुत अलग अलग जॉनर्स के चेंज इकट्ठा करके अचानक से उसको फिर एक बार बहुत सारा कमिट मत कीजिए। कि आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत लंबा चौड़ा, आपने फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कॉन्फ़िगर करा है, बड़ी सारी आपने उसमें APIs बनाई हैं, बड़े सारे आपने उसमें UI के फीचर्स अच्छे अच्छे लगाए हैं, और ले देके उसमें 3 कमिट है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कमिट्स का पूरा अपना एक ट्रैक होना चाहिए कि हाँ पहले ये किया, फिर स्टेप बाय स्टेप हमने ये चीज़ करी, कोई एरर भी फिक्स करा तो सिर्फ उस बग में हाँ कि भाई इस कमिट में हमने ये वाला एरर फिक्स किया है, वो लिखा होना चाहिए उसमें, राइट। तो मैसेजेस अच्छे होने चाहिए, तभी उस कमिट का मतलब है, ताकि आप भी चाहें तो आप पर्टिकुलरली किसी खास वेरिएंट पे जा सकें। अगर आप बहुत सारे चेंजेस करके इकट्ठा कमिट कर देंगे तो फिर अगर आप वापस से पुराने किसी कमिट को खोलना चाहोगे जस्ट बिकॉज कि आप को पीछे जाना है, तो बहुत सारा कोड भी तो खराब हो जाएगा ना। कि आपने 100 लाइनों में चेंज करा और आपको लग रहा है कि अरे यार वो 20 लाइनें तो मैंने खराब लिख दी, अब मुझे पीछे जाना है, तो जो बाकी 80 लाइनें हैं वो भी तो चली जाएंगी। इससे अच्छा आप छोटा छोटा कमिट करते तो बेहतर था। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप हर लाइन में कमिट करें, बट आप समझ गए होंगे, राइट। ओके, तो अब एक चीज़ समझते हैं। लेट्स से अब ये मेरा एक कोड है, लेट्स इमेजिन कि ये मेरी एक वेबसाइट है, और मेरा मन हो रहा है कि यार देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि अगर मैं इस वेबसाइट का कलर ऐसा ना रख के रेड के बदले ब्लैक थीम में बनाऊं तो कैसा रहेगा, या ब्लैक के बदले व्हाइट थीम में बनाऊं तो कैसा रहेगा। अब एक एक्सपेरिमेंट है, ओके, मुझे करना चाहिए, इसमें क्या बुराई है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं अपने कोड को एडिट करूंगा, और
इमेजिन करते हैं, एक लेमैन एग्जांपल ले रहे हैं हम, ज़्यादा हम फैंसी चीज़ें नहीं बोल रहे हैं। तो लेट्स से किसी इंसान को मुझे मेरा प्रोजेक्ट दिखाना है, वो मेरे पास आया कि ओके सत्यम सर, आपका प्रोजेक्ट आपने क्या बनाया है, आप मुझे दिखाइए। अब मैं तो अपने कोड में चेंज कर रहा हूँ, मैं तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था ना, मेरे पास ब्लैक थीम प्रॉपर बची है और व्हाइट अभी तक मैंने प्रॉपर किया नहीं, 2-4 चीज़ें ब्लैक अभी भी बची हैं, 2-4 चीज़ें व्हाइट मैंने कर दी हैं, मेरे पास कुछ प्रॉपर दिखाने के लिए है ही नहीं। और कोड में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है, कभी कुछ नया कर रहे होते हैं, कभी कुछ नया कर रहे होते हैं। ऐसे तो हमारे पास प्रॉपर एक वर्किंग प्रोजेक्ट तो कभी होगा ही नहीं। ये सही चीज नहीं है। इसलिए हमें अपने प्रोजेक्ट्स के आमतौर पे कई बार 2 टुकड़े या 2 से ज्यादा कॉपीज बना लेनी चाहिए। गिट इंटरनली सच में फोटोकॉपी नहीं बनाता, इट जस्ट क्रिएट अ रेफरेंस। बट ठीक है, हम अभी गिट के इंटरनल वर्किंग पे नहीं जा रहे हैं कि कैसे वो एक पॉइंटर टाइप ऑफ चीज बना लेगा, हम करेंगे उस पर आगे कभी बात। एक्चुअली में फोटोकॉपी नहीं बनती है क्योंकि अंदर, बट हाँ, हमको अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो हमें अपने प्रोजेक्ट की एक कॉपी चाहिए है। कॉपी में फोटो कॉपी बना करके उसमें एक्सपेरिमेंट्स करो, मेन प्रोजेक्ट को रहने दो जैसा वो है, जितना बना लिया है, जितना सही तरीके से काम कर रहा है। किसी को दिखाना हो, जिसको होस्ट करेंगे, जिसको डिप्लॉय करेंगे, तो ये प्रॉपर वर्किंग कोड अलग है और उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो अलग है। जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीने भर का काम है, प्रॉपरली वो वर्क कर जाए, फिर उस कोड को इसमें मिला देंगे कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे बाद जो नया कोड लिखा उसमें काफ़ी मेहनत करी, अब वो बन गया है, तो चलो अपडेट कर देते हैं। अगर लाइव इसी में अपडेट करने लग गए तो फिर तो कभी दिखाने के लिए कुछ होगा ही नहीं। लाइव ऐसे डिप्लॉय तो नहीं, फिर कैसे करेंगे, काम ही नहीं चलेगा। इसीलिए गिट में एक फीचर होता है विच इज कॉल्ड ब्रांचिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कोड को, अपने जो पूरे प्रोजेक्ट है, अपना जो पूरा हमारा फोल्डर है, उसे अलग अलग ब्रांचेस में तोड़ सकते हैं, जिसका आसान भाषा में मतलब आप फोटोकॉपी समझ सकते हैं। और आप कितनी भी ब्रांचेस बना सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, गिट इंटरनली लिटरली फोटोकॉपी नहीं करता है एक फाइल की, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा डेटाबेस में भी। वो बस एक रेफरेंस बनाता है। बट हम धीरे धीरे गिट की इंटरनल वर्किंग पे बाद में आएंगे, अभी हमें उधर जाने की जरूरत नहीं है एज अ बिगिनर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं गेट ब्रांच, और इसका मतलब होगा कि मुझे ये दिखाओ कि अभी मैं कौन सी ब्रांच में हूँ। तो एज यू कैन सी कि आपके पास एक स्टार है कि आप कौन सी ब्रांच में हैं, और मेन लिखा हुआ आ रहा है कि भाई मेन ब्रांच में है। तो बाय डिफॉल्ट जो मेन कॉपी है आपके प्रोजेक्ट की, जो मेन प्रोजेक्ट है उसका नाम मेन कॉपी होता है, मेन ब्रांच होती है। अब अगर आपको एक नई बनानी है तो यू कैन, कैसे बनाओगे आप लिख सकते हो गेट ब्रांच एंड लेट्स से टेस्ट, स्मॉल में बनाता हूँ टेस्ट। तो अब क्या होगा, एक टेस्ट भी बन जाएगी। लेट्स सी कि आपने लिखा गिट ब्रांच, तो इससे तो ये दिख रहा है कि आपके पास अभी कितनी ब्रांचेस हैं और आप अभी कौन सी ब्रांच में। तो आपको दिख रहा है कि स्टार किस पे लगा हुआ है, मेन पे, मतलब आप मेन में हैं। और जितना काम आपने कर लिया है अभी तक का, ठीक इसकी एक कॉपी बन गई है टेस्ट में। तो अब आपके प्रोजेक्ट की 2 फोटो कॉपीज हो गई हैं। चलिए हम टेस्ट पे स्विच करते हैं। कैसे स्विच करेंगे, वी हैव 2 ऑप्शंस, गेट चेकआउट, गेट स्विच। तो हम लिखते हैं गेट स्विच एंड वी कैन गो टू टेस्ट। तो अब देखिए टेस्ट में आ गए। वापस से आप गेट ब्रांच देखेंगे तो अब जो स्टार है वो टेस्ट पे आ गया है। कोड में कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि मेन ही की तो फोटोकॉपी है टेस्ट। अब मैं काम करता हूं, मैं यहां जाकर के लिख देता हूं ओके, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल फीचर नंबर 1, होप दिस विल वर्क। ऐसा मैंने यहाँ पे कुछ भी एक कोड लिख दिया कि मैंने अपने कोड में चेंज करा। अगेन आप देख सकते हैं सेम एज इट इज, वो ग्रीन बार आ रहा है। और सेम मुझे कमिट वगैरह भी, ऐड वगैरह भी वैसे ही करना होगा। तो आई हैव टू राइट, अगर आप देखना चाहते हैं सेम वी हैव द गेट डिफरेंस कि क्या चेंज करा, आई कैन ऐड गेट ऐड डॉट, मैं कर सकता हूँ गेट कमिट डैश एम, और मैंने कह दिया लेट्स से दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल फीचर नंबर 1, कुछ भी, नथिंग फैंसी। अब अगर आप देखेंगे गिट लॉग तो आपके पास दिख रहा है कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे आपने ये वाला कमिट किया था, उससे पहले V2 था, उससे पहले V1 था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सेकंड, ये सब कुछ कहाँ है? ये टेस्ट में है, ये मेन में नहीं है। मेन अभी भी अनटच्ड है, वो वैसा ही है जैसा आप उसको छोड़ के आए थे नई ब्रांच बनाने से पहले। आइए स्विच करके देखते हैं कैसे। लेट मी अगेन ओपन अ न्यू टर्मिनल और मैं वापस से कहता हूँ गेट स्विच मेन। तो मैं कह रहा हूँ गेट फोटोकॉपी जो बनाई थी उस वाले वेरिएंट को छोड़ो और ओरिजिनल पे वापस लौट चलो। जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा, प्लीज 4 नंबर की लाइन पे फोकस कीजिएगा। देखिए वो गायब हो गई, वो डिलीट हो गई।
कहीं नहीं गई है, वो टेस्ट में है। अब आप मेन पे आ गए हैं, तो ये आपका वर्किंग कोड है कि यहाँ तक तो चल रहा था, बाकी जो लिखा वो टेस्ट में है। आप वापस से स्विच करके देखिए, आप जाके इस टेस्ट पे देखिए वापस आ गया। और ध्यान से समझेंगे, अगर आप वापस से मेन पे शिफ्ट करें और यहाँ के गिट लॉग देखें तो यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखाई देगा कि आपने कुछ चेंज करा था, क्योंकि आपने इस वाले वर्जन में तो कभी कुछ चेंज ही नहीं किया। ये हो सकता है गूगल पे डाला हुआ है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं, चेंज तो आपने अभी यहाँ किया है। यहाँ के चेंजेस आप सॉफ्टवेयर टेस्टर से टेस्ट करवा लेंगे, खुद इस पर सेटिस्फाई हो जाएंगे, बीटा टेस्टिंग करवा लेंगे, फिर मान लीजिए आप कहेंगे कि भाई हम इसको कुछ करना चाहते हैं इसके साथ, तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेकिन चलिए मान लीजिए आपको लग रहा है कि हाँ भैया काम तो मेरा हो गया है, मैं खुश हूँ अपने जो चेंज है मैंने उससे जो भी करे हैं, और मुझे टेस्ट के अंदर का सारा कोड एक्चुअल मेन में लेके आना है। मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई चेंज जो है वो सही, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, मैं खुश हूँ उससे। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मर्ज द कोड इनटू दिस मेन फोल्डर। कैसे? गेट मर्ज और टेस्ट। तो जैसे ही मैं ऐसा करूंगा यू कैन सी कि टेस्ट का सारा कोड यहाँ आ गया। और अब आप देखेंगे गिट लॉग, तो वहाँ के सारे कमिट्स भी आपको दिख जाएंगे, एज यू कैन सी कि हमारे पास दिस इज एक्सपेरिमेंट्स है। तो इस तरीके से आप अपने कोड को लोकली मेंटेन कर सकते हो कि आपने कोड में कुछ चेंज करा, आपको उसे ऐड करना है ताकि गिट उसका ट्रैक रखे। इसको ध्यान से समझें, जिस चीज़ का आप ट्रैक रख रहे हैं उस चीज़ पे आप कमिट कर सकते हैं कि भाई इसको परमानेंटली याद रख लो। ट्रैक करने का मतलब है मेरे कोड को स्कैन करो, देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ। स्टेजिंग प्रोसेस बोलते हैं ऑल्दो इसको, बट ठीक है, स्टेजिंग वाले कोड को, ऐड वाले कोड को आप कमिट कर दो। तो कमिट करने से क्या होगा कि आप उसका एक स्नैपशॉट ले लेगा, गिट उसका एक रेफरेंस पॉइंट, एक चेक पॉइंट बना देगा, और हिस्ट्री में जब भी आप बोलेंगे वो आपको याद रखेगा कि भाई आपने ये कोड में कुछ चेंज किया था, ये उसकी कमिट आईडी है, ये उसका चेक पॉइंट नंबर है, और ये उसका आपने मैसेज लिखा था, ये मैसेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। यू कैन जस्ट गो एंड चेक कि आपने क्या किया था, सॉफ्ट रीसेट करके मान लीजिए बस चले जाइए। आप देख भी सकते हैं, ऑल्दो आप व्यू भी सिर्फ व्यू पॉइंट के हिसाब से भी खोल सकते थे कि स्विच करो मत, सिर्फ दिखा दो, वो भी एक कमांड होती है। और आप हार्ड रीसेट कर सकते हैं, जो कि रेयर ही कीजिए कि अगर आपको बाद का फिर कुछ चाहिए ही नहीं है तो, है ना। ओके, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ थी कि भाई हम जो है यहाँ पर अपने कोड की ब्रांचेस बना सकते हैं, कितनी भी बना सकते हैं। फिर से कहूँगा ध्यान रखिएगा, ब्रांचेस इंटरनली कोई फोटोकॉपी नहीं बनाता, बट ऊपर से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि फोटोकॉपी है, जिसमें दूसरी वाली कॉपी में अगर कुछ चेंज करेंगे तो दूसरी में ही होगा, एक्चुअल पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बाद में आप मर्ज कर सकते हो इसको, है ना। अब देखिए कि ये तो गिट हो गया। अब इसे मान लीजिए हम पब्लिश करना चाहते हैं, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? बहुत आसान काम है साहब, आप तो चले जाइए गिटहब पे। तो यहाँ पे मैं ज़रा गूगल को खोल लेता हूँ और यहाँ पे हम ज़रा गिटहब की वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो ये भाई देखिए गिटहब की वेबसाइट है, और यहाँ जा करके बड़ा सिंपल सा काम है, आप एक अकाउंट बना सकते हो, नथिंग फैंसी। अब जैसे किसी भी वेबसाइट पे साइन इन होता है, यू कैन क्लिक ऑन दिस प्लस अकाउंट, न्यू रिपोजिटरी। व्हाट द हेल इज रिपोजिटरी सर? फोल्डर को बोलते हैं, नथिंग फैंसी। कभी डायरेक्टरी बोल देते हैं, कभी फोल्डर बोल देते हैं, कभी रेपो बोल देते हैं, कभी रिपोजिटरी बोल देते हैं। प्रोग्रामर्स की आदत है कि हम बहुत ज़्यादा फैंसी नाम रखना पसंद करते हैं, तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इन बातों का, डन। तो न्यू रिपोजिटरी, हम यहाँ पे आते हैं, वो कहेगा देखिए साहब आपका जो अकाउंट है सत्यम राणा टीसी, है ना, इसकी मदद से आप यहाँ पर इसका नाम डालना चाह रहे हैं, तो हम क्या नाम रखें इसका? इस वाले अकाउंट में आपका ये फोल्डर बन रहा है, कुछ भी डाल दो यार, लर्निंग गेट ही डाल दो, लर्निंग गेट ही डाल दो, लर्निंग गेट। इज इट अवेलेबल? हाँ, इट इज़ अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन चाहो तो डाल सकते हो। विजिबिलिटी पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक रखेंगे तो आपका ये अकाउंट, जो कि दुनिया में कोई भी गिटहब पे आके सर्च कर सकता है, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, और आपके प्रोफाइल पे पब्लिक पोस्ट की तरह ये दिखेगा, राइट। अगर आप प्राइवेट कर देंगे, अकाउंट प्राइवेट नहीं होता, प्रोजेक्ट्स प्राइवेट हो सकते हैं। अकाउंट दिखेगा, अकाउंट पे प्रोजेक्ट शो नहीं होगा, राइट। क्या भाई ऐसा इस नाम से कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आप जिनको ऐड करोगे एज अ कोलैबोरेटर या इनवाइट करोगे, वो आपके इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। यू चूज हु कैन सी एंड कमिट टू दिस रिपोजिटरी, एज यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। और पब्लिक में एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रिपोजिटरी, यू चूज हु कैन कमिट। क्या मतलब है इस बात का? अगर आप पब्लिक डालते हैं, कोई आपके कोड को देखता है, उसको लगता है ओके दिस इज नाइस प्रोजेक्ट, लेट मी कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोजेक्ट, वो आपके कोड को अपने लैपटॉप में लेकर उसमें कुछ फीचर्स ऐड करता है। वो आपको बोल सकता है कि मैंने आपके कोड में कुछ चेंज करा है, ऑब्वियसली बोल नहीं सकता, मैसेज करके नहीं बोलेगा, गिट दिखा देगा आपको। और वो आपको बोल सकता है कि आप इस कोड को पुल कर लीजिए,
मैंने आपके कोड में कुछ अच्छे चेंजेस करे हैं, मैंने आपके कोड को और बेहतर बनाया है क्योंकि मुझे आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा और मुझे सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। और वो आपके कोड में कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और चूंकि मेरा कोड पब्लिक था, इसी तरह के कोड को हम कहते हैं हमारा कोड ओपन सोर्स है। ऑल्दो ओपन सोर्स से कुछ भी डाल देने को नहीं कहते, और कोई हाय का हेलो कर दिया इसको हम नहीं बोलेंगे कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करा है। ओपन सोर्स अपने आप में कमाल की चीज़ है। देखिए, हमको बस नाम के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता, राइट है ना, कि बस हाय का हेलो कर दिया, रेड का ब्लू कर दिया, ये कोई कंट्रीब्यूशन थोड़ी ना हुए यार। कोई बग इंपॉर्टेंट हो उसे फिक्स करो, किसी बड़े प्रोजेक्ट को मेंटेन करके चलो महीनों तक, सालों तक, और एक सीरियस कोई बड़ा इम्पैक्टफुल चेंज करो, तो समझ आता है कि आपने कुछ करा। बस नाम के लिए कि हाँ भाई मैंने तो कंट्रीब्यूट करा है, कुछ भी बकवास सा कर देना सेंस नहीं बनाता, राइट। बट हाँ, ओवरऑल मतलब यही है इस बात का, एसेंस यही है इस बात का कि किसी का कोड पब्लिकली अवेलेबल है, किसी कंपनी का, किसी इंसान का, गिटहब पे या कहीं पे, और आपने उस कोड को लिया, उसमें चेंजेस करे, और आपने उनसे कहा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने आपके कोड में जो चेंज करे हैं आप उसे पुल करके मर्ज कर लीजिए। जैसे अभी हमने अपने से 2 फोटोकॉपीज बनाई थी, एक तीसरा इंसान फोटोकॉपी बना रहा है और कह रहा है कि देखिए मैंने चेंज करा, आपको अच्छा लगता है तो आप अपने कोड में मेरा कोड मर्ज कर लीजिए, आपका कोड बेहतर हो जाएगा। मुझे फ़ायदा मिलेगा कि मेरे नाम के आगे मेरे प्रोफाइल पे दिखेगा कि मैंने कंट्रीब्यूशन किया है, और आपका फ़ायदा है कि आपको कई बार बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन मिल जाएंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स पे कई बार इसके लिए हम पैसे भी देते हैं लोगों के कि आओ भाई कंट्रीब्यूट करो, राइट। तो ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, एक सीरियस कोड अगर नहीं है कमिट करने लायक, तो बस जस्ट फॉर फन या ऐसे ही रैंडमली कुछ भी कमिट करना उतना सेंस नहीं बनाता। ओपन सोर्स मजाक नहीं होता है, राइट। ओके, पर खैर, पब्लिक एंड प्राइवेट हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। रीडमी, हम यहाँ पे एक फाइल बना सकते हैं ताकि कोई जब इस प्रोजेक्ट को खोले गिटहब पे तो सिर्फ कोड ही ना दिखे, एक फाइल भी दिखे कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है। जैसा कि नाम से समझ में आता है, रीडमी, पढ़ो मुझे और पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट किस बारे में है, कैसे उसको यूज़ करना है। आप गेट इग्नोर ऐड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, अपने प्रोजेक्ट्स में कई सारी ऐसी फाइलें होती हैं जिन्हें अपलोड नहीं करना होता पब्लिकली भी, और ऐसे भी उसको हम एक्सपोज नहीं करना चाहते। हमारे पास जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि कोई टोकन है, कोई सीक्रेट की है, लेट्स इमेजिन कोई पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैं पब्लिकली क्यों बांटना चाहूँगा। वो मैं चाहूँगा कि मेरे सर्वर में जमा रहे, उस जगह पर जमा रहे जहाँ पर पेमेंट का मैकेनिज्म लगा हुआ है, वो मैं सब लोगों को क्यों दिखाऊं। और कोड में तो लिखना पड़ेगा, तो उसे कई बार हम एक अलग सेपरेट फाइल में लिख देते हैं और हम वो फाइल सबको नहीं दिखाना चाहते। तो क्या अपलोड नहीं करना है गिटहब पे, वो भी कभी कभी यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ फाइल विच इज कॉल्ड गेट इग्नोर, और इसका मतलब होता है कि इसमें जो जो चीज़ें लिखी होंगी गिटहब पे या कहीं पे भी रिमोट रेपोजिटरी पे, यानी कि पब्लिश करते समय, वो अपलोड नहीं होंगी। अब रिमोट रेपोजिटरी का क्या मतलब था, वही कि हमारा ये जो रेपो है, यहाँ पे लोकल रेपोजिटरी जो है, लोकल फोल्डर जो है, इसको हम कहीं पर पब्लिश कर रहे हैं, कहीं पर डाल रहे हैं। ओके, तो अब फिलहाल वो गिटहब है, मैंने कहा और भी हो सकता है। लाइसेंस का भी उतना कुछ खास काम नहीं, तो हम क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें गाइडेंस मिल रही है कि भाई आपका एक नया जो है, अगर प्रोजेक्ट आप स्क्रैच से बना रहे हो तो पहले एक रीडमी की फाइल बना लो, इनिट कर लो, रीडमी को ऐड कर लो, जैसे हम अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में कुछ कर रहे थे, कमिट कर लो, मेन ब्रांच में स्विच कर जाओ, ब्रांच बना लो, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि देखो भैया, अपने उस लोकल प्रोजेक्ट को गिटहब पे जो आपने ये फोल्डर बनाया है उससे कनेक्ट कर लो, ऐड कर लो। ओके, और उसी के नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा एक छोटा सा अलग सेक्शन बना करके ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है, जैसे कि हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया है और हमको इसको अपलोड करना है, तो कह रहा है फिर तो आपने कमिट वगैरह कर ही रखा होगा, फिर तो खाली आप ये 3 काम करो। तो हाँ, हमने कमिट कर ही रखा है। अब देखिए क्या कमांड है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। बट ये करने से पहले व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू, कि आपको आपके गिट में, जैसे मेरे पे सत्यम राणा मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ आ रहा है, आपको ऐड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल काम है, गेट कॉन्फिग डैश ग्लोबल। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए बड़ा आसान सा काम है। गेट कॉन्फिग अगर आप लिखेंगे भी, गेट कॉन्फिग यूजर नेम, आपको प्रोबेबली होम स्क्रीन पे ही अपने मेन पेज पर ही जो जेमिनी है बेसिक सी कमांड दे देगा, है वी गो गेट कॉन्फिग डैश हाइफन ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब हुआ सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए मत करो, परमानेंटली ये काम कर दो। पूरे लैपटॉप में आगे से कभी भी गिट से कोई काम करूं तो सेटिंग्स ऐसे ही रखना। ग्लोबल का ये मतलब है। कॉन्फिग मतलब कॉन्फ़िगरेशंस, और हम कह रहे हैं कि मेरा नाम क्या है, इस कमांड से मैं सेट कर लूंगा, और मेरा ईमेल क्या है वो मैं इस कमांड से सेट कर लूंगा। तो यूजर नेम या ईमेल करके हम उसको सेट कर सकते हैं, ईमेल एक्चुअली में, राइट। तो दिस इज द थिंग। अगर मैं यहाँ पे ईमेल लिख के सर्च करता तो प्रोबेबली वो दिखा देता मुझे, वो जेमिनी जो है
here we go, ईमेल। तो ये दो चीज़ें आपको एक्चुअली में यहाँ पे करनी रहती हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से अपना जो भी ईमेल आईडी आपने गिटहब पे डाला है, जिससे आपने उसको साइन इन किया है, वही आपको यहाँ पे करना रहेगा एंड दैट इज इट, आपका काम हो जाएगा, राइट। ऑल्दो ये चीज़ें अगर आपको थोड़ी टफ लगे कि कौन ईमेल वगैरह करे, तो VS कोड आपको यहीं पे ऑप्शन देता है। ये देखिए आपके पास वर्जन कंट्रोल का सिस्टम है यहाँ पे। आप सिर्फ यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करते ना, तो खुद ही ये साइन इन वगैरह सब करा लेता और आपको यहाँ पे सब सेटअप करके भी दे देता, फिर आप इत्मीनान से कमांड लिख सकते थे। तो ईजी चीज़ है, ठीक है। देख रहे हैं आप, कमिट करने का पूरा विजुअल ऑप्शन दे रखा है। वो मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाना चाह रहा था, इसलिए हम यहाँ पे कमांड पे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ये भी बहुत बेसिक है, हमें तो अभी पढ़ना पड़ेगा। गिट में कितनी सारी कमांड्स हैं, अभी तुमने कोई बात ही नहीं करी कि रीबेस और तमाम तरह के जो हम और कमिट्स को मैनेज करने का काम करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, राइट। ओके, हमारे पास बैकअप भी होता है गिट में। तो खैर, अब देखिए क्या करना है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। ये कमांड का क्या मतलब है कि भाई मैं अपने इस लोकल फोल्डर में ये बात बता रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को github.com पर जो फोल्डर बनाया है उससे कनेक्ट कर दो। ठीक है भाई, कर दो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं यहाँ पर आकर के कह सकता हूँ कि भाई मेरी जो मेन ब्रांच है यहाँ पर, जैसा कि हम जानते हैं, उसे पुश कर दो वहाँ की मेन की ब्रांच में, गिटहब की जो मेन ब्रांच है। तो यहाँ की भाई जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, जैसे वहाँ पे गाइडेंस में लिखी थी, हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट करा है, ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं करी है। अगर अब आप रिलोड करेंगे तो वो सारा कोड जो आपके VS कोड में था, हेयर यू कैन सी, वो यहाँ पे आ गया है। ईजी नो, कितना आसान था। अब जैसे मान लीजिए मैं इस प्रोजेक्ट में आकर के आई होप दिस विल वर्क की बदले दिस इज वर्किंग में लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर आके अगेन लिख सकता हूँ गेट ऐड डॉट गेट कमिट, लेट्स से अगेन कुछ सिंपल रख लेते हैं, लेट्स से V5 में भी प्रोबेबली, और गेट पुश लिखना है, जस्ट गेट पुश, क्योंकि अब आपको पता है कि गिट को पता है कि कहाँ पुश करना है, आपने ऐड कर दिया है, बार बार करने की जरूरत नहीं। एंड यू कैन सी कि मैं जब इसको रिलोड करूंगा, दिस वाज द EXP F1 जो लिखा था, वहाँ पे देखिए V5 आ रहा है, और गेट इग्नोर खुद भी ऐड हो गया। तो अगर मैं गेट इग्नोर के अंदर गेट इग्नोर लिख देता कि भाई खुद को भी मत अपलोड करना वहाँ पे, बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कह दिया dummy.txt, और मैं नहीं चाहता कि dummy.txt कभी अपलोड हो, तो आई कैन एक्चुअली राइट dummy.txt, और अब dummy.txt अपलोड नहीं होगा। अगर मैं get add डॉट करूँ, get commit -m करूँ, और जो भी मैसेज है वो सब करूँ, तो वो नहीं जाएगा। बट उससे पहले मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँगा विच इज़ readme.md, md नहीं भी लिखते काम चल जाता, मार्क डाउन बाय द वे फुल फॉर्म हुआ, जैसे मैंने आपको कहा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो ये बहुत फैंसी तरीके से सजा के लिख सकते हैं आप, हैशटैग लगाइए, और जो भी आप लिखेंगे वो एक ग्रैंड बड़े से टाइटल के तौर पे दिखाई देगा, दिस इज द टाइटल। ओके, हैशटैग 2 बार लगाएंगे तो सब टाइटल की तरह दिखाई देगा, है ना। इनफैक्ट आप जो है 3 बार भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट मान लीजिए 2 लिख देता हूँ मैं इसमें फिलहाल, डैश 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 लगाएंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई देगी। अभी आप आउटपुट देखिएगा, आप समझ जाएंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर आप यहाँ लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन स्मॉल ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आप किसी फोटो का लिंक दे देते हैं, तो फोटो आप एक्चुअली में यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे और आपको फोटो दिख जाएगी। डबल कोट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसकी कोई फोटो लीजिए, यहाँ पर बस उसका पाथ लिख दीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए लिंक, अगर कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं है, और बस आपका फोटो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप उसका एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिख सकते हैं एक्चुअली, कि भाई अगर बाय एनी चांस फोटो लोड नहीं हो पाई तो क्या लिखना है, काइंड ऑफ इमेज टैग जैसा कुछ लोगों को पता होगा HTML में होता है। तो आप यहाँ पे छोटे वाले ब्रैकेट में एक इमेज का लिंक पेस्ट करते हैं और रीडमी में फोटो भी लगा पाएंगे। देन फाइनली वी हैव डैश, जिससे आप जो है कुछ में भी इस तरीके की लिस्ट बना सकते हो कि हाँ भाई मेरे को अपने प्रोजेक्ट को डॉटेड पॉइंट्स में समझाना है। देन आपके पास बैकटिक होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हे रन कोड बाय npm rundev, तो मैंने ऐसा कुछ भी लिख दिया, या npm rundev स्पेसिफिकली सिर्फ लिख देता हूँ कि हे रन कोड बाय npm rundev। तो ये कोई कमांड लिखी है मैंने कि ये टाइप करो, टर्मिनल में कोड चल जाएगा। कोई भी जो आप कमांड है, कोड है, आप इस तरीके से बैकटिक में लिखें। और देखिए मैं इसको अब ऐड करता हूँ वापस से यहाँ पे, गेट ऐड डॉट गेट कमिट और -m, और मैंने कह दिया कि रीडमी और गेट पुश।
अब आप देखिए यहाँ आता हूँ मैं, इसको मैं रिलोड करूँगा तो ना सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं डमी नहीं अपलोड हुआ है, गेट इग्नोर तो हो गया था तो अब दोबारा लिखने का क्या ही है। और एक सेकेंड, रीडमी हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दिया एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ, क्यों, मैं गेट स्टेटस यहाँ पे लिखता हूँ, वी हैव एक्यूरेटली readme.md। हाँ सही है, क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, ऑब्वियसली पुश वगैरह कर दिया मैंने, एवरीथिंग इज अप टू डेट, लेट्स रिलोड देन। हाँ ओके, प्रोबेबली शायद रिलोड या उसका कुछ इशू होगा। तो रीडमी, दिस इज द टाइटल, दिस इज द सब टाइटल, दिस इज द सब टाइटल 2, थोड़ा सा आप देख सकते हैं छोटा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास लिस्ट है और है रन दिस कोड बाय ये npm run dev, देख रहे हैं हल्का सा उसके ऊपर एक पीछे बैकग्राउंड टाइप है कि भाई आपको कोई कमांड लिखनी थी कि भाई देखो ये प्रोजेक्ट इस तरीके से ये लिख के चलेगा, अरे एक काम करो कंट्रोल FN दबाओ, कंट्रोल F5 दबाओ, FN F5 दबाओ। तो जो शॉर्टकट्स हैं कीबोर्ड के कोई कंट्रोल्स हैं वो आप इस तरीके से बैक टेक्स्ट में लिखें तो हाईलाइट होकर दिखाई देंगे एंड दैट इज़ इट। बड़ा आसान काम है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, राइट। तो ये आपका रीडमी है। अब देखिए अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अच्छे से रीडमी को मेंटेन करते हैं तो काफ़ी वाकई में अच्छे से दिखाई देता है कि हाँ भाई देखिए आपने प्रोजेक्ट में क्या लिखा है, क्यों बनाया है, देख रहे हैं कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को कि भाई ये प्रोजेक्ट क्या है, क्यों है, किस वजह से मैंने इसमें क्या काम किया है। तो अच्छा रीडमी होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। ऑल्दो गिटहब पर अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कीजिए, प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे आप पिन कर सकते हैं, 6 चीज़ें ऑलमोस्ट पिन कर सकते हैं। आप कब कब कोड करते हैं वो पूरा यहाँ देखिए रिकॉर्ड होता है, कब से आपका अकाउंट वगैरह सब दिखता है, आपका पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पर अच्छे से लिखें। इन सब चीज़ों से आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है और कंपनीज़ के लिए गिटहब का प्रोफाइल बहुत मायने रखता है। तो अपने प्रोफाइल को अच्छे से सजाइए, उसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स डालिए, अच्छे से मेंटेन कीजिए अपने कोड को, फ्रीक्वेंटली अच्छा कोड पुश कीजिए और स्ट्रांग कीजिए अपने इस पर्टिकुलर पार्ट को भी। तो आई होप सो कि आपको फंडामेंटल गिट समझ आया होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने इसमें देखी और अब इतना समझ गए होंगे कि भाई ये कोड जो है हम डाल कैसे सकते हैं गिटहब पे। अब जल्दी अगली बार हम जो अगला वीडियो बनाएंगे प्रोबेबली उसमें हम बात करेंगे कि कोलैबोरेशन में कैसे काम होता है। लेट्स से अब कोई इंसान आया, उसको मन है कि इस कोड को मैं अपने लैपटॉप में इस्तेमाल करूं, या वो कोड पुल करना चाहता है, या आप साथ में कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हो, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने वाला क्या पूरा काम है, तो उस पर हम बात करते हैं अगले वीडियो में। बट आई होप सो कि इसके बाद कोई नया इंसान, कोई बिगिनर थोड़ा बहुत गिट इंटरनली थोड़ा बहुत भी समझेगा और कम से कम अपने प्रोजेक्ट को पुश कर पाएगा, राइट। और आपके लिए टास्क है कि आपके लिए जो आपके गिटहब में VS कोड में तो ये बटन होता है ना यहाँ पे सोर्स कंट्रोल, थोड़ा ऐसे एक्सप्लोर कीजिएगा, क्या पता आपको ये काम और आसानी से वहाँ पे पता चल जाए कि ओ यहाँ तो ग्राफिक्स है, बट पता होनी चाहिए कमांड्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गिटहब का पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे और क्या क्या आपको जो भी सीखने का मन हो कमेंट्स में बताते रहिए, वीडियोस आती रहेंगी। ओके।